हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। जिन बच्चों का भी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर ऑब्जेक्टिव है, ये दूसरा वन शॉट है। हर यूनिट के अंदर आपको 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, यानी 8 यूनिट के अंदर आपको 500 के करीब ऑब्जेक्टिव देंगे। उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, 75 में 75 विकल्प लगाकर आओगे। तो ये एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं भाई? उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक कौन होते हैं? फुरेरी लगाने वाले, क्रिया को कराने वाले, यानी ये भी एक तरीके के जैव उत्प्रेरक हैं। जीवों के शरीरों में जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, उन सारी क्रियाओं को जो कराते हैं उन्हें ही हम लोग एंजाइम कहते हैं भाई। ठीक है, तो आज ये यूनिट 2 है। सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स मेनली क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। सरल भाषा में कहें, प्रोटीन कौन होते हैं? तो जो CHO और N से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के निर्माण की जो इकाई होती है क्या होती है? एमिनो अम्ल। यानी जब कई एमिनो अम्ल, हम आपको पिछली यूनिट में बता चुके हैं, जब कई एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसीलिए जो प्रोटीन होते हैं इन्हें पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, यानी प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू, यानी एंजाइम किसके प्रति सेंसिटिव है? तो भैया पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 से 7 अगर पीएच वैल्यू है तो ये अच्छे से काम करेंगे। टेम्परेचर के प्रति, टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अगर 25 से 35 बल्कि 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट करते हैं। तो इन सबके प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। लॉक और की मॉडल आपको बता चुके हैं। जिस तरीके से ताले के अंदर चाबी फिट हो जाती है, उसी तरीके से एंजाइम की सरफेस पर जगह होती है जहां पर जो रिएक्शन करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो आते हैं और एंजाइम उन्हें अपने पास बैठालता है और रिएक्शन को करवाता है। तो लॉक और की जो मॉडल है इसे फिशर ने दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एक्टिव साइट किसे कहते हैं? तो जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा, अभिकारक आएगा, आके क्रिया करेगा, होल्ड्स द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करने के लिए आएगा, उसे ही हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू IUB सिस्टम, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड इन एंजाइम। तो एंजाइम के कितने क्लासिफिकेशन करेंगे? 6 ग्रुप में एंजाइम्स को बांटा गया है। इन एनिमल बॉडी एंजाइम्स अकर, तो भैया जितने भी जो जानवर हैं उनकी बॉडी में कहां अकर मतलब कहां पाया जाता है? तो इन ऑल लिविंग सेल्स, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, जिंदा कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम डिपेंड्स अपॉन, तो भैया किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? तो एक्टिव साइट्स इन एन एंजाइम। भैया सीधी सी बात है, कोई एंजाइम अगर है, समझो कि भैया एंजाइम कौन है? एंजाइम खाली आदमी, मोहल्ले में गांव में जो खाली आदमी होता है, जिसके पास जगह खाली पड़ी, आओ मेरे यहाँ बैठ के पंचायत करो आके। तो जिसके पास जितनी खाली जगह होगी, जितनी एक्टिव साइट्स होंगी, उतना ज्यादा एंजाइम जो है वो एक्टिव होगा भाई। ठीक है, उसके अलावा द मैकेलीज मेंशन, जो एक क्वेश्चन हमने आपको कराई हुई है, इसमें जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, वो ग्राफ कैसा होता है? तो वो ग्राफ हाइपरबोलिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो कोफैक्टर उसे हम लोग कह देते हैं। समझिए, जैसे होता शक्तिवर्धक, जो शक्ति को बढ़ा दे वो शक्तिवर्धक है, वैसे ही जो एंजाइम की ताकत को बढ़ाता, अगर एंजाइम अकेले रिएक्शन नहीं करा पा रहा है तो उसके अंदर एक नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ होगा जिसे को एंजाइम या कोफैक्टर कहेंगे, वो उसकी ताकत को बढ़ाएगा, वर्धक का काम करेगा और कोफैक्टर कहलाएगा। एंजाइम्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन, यानी अगर एंजाइम उनका कन्फिग्रेशन अलग अलग है, मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन अलग अलग है, आणविक जो विन्यास है वो अलग अलग है, बट हैव द सेम फंक्शन, काम लेकिन वो एक ही कर रहा है, तब हम लोग उन्हें क्या कहेंगे? आइसो एंजाइम। आइसो का मतलब ही होता है सम एंजाइम, यानी एक जैसा काम करने वाले एंजाइम आइसो एंजाइम यानी सम एंजाइम कहलाएंगे। जो राइबोजाइम्स हैं वो क्या है? तो वो आरएनए एंजाइम जब होता है तो उसे हम लोग कहते हैं आरएनए प्लस एंजाइम, क्या कहलाएगा? राइबोजाइम। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये बिल्कुल बात सही है। लगभग, देखो एक बात याद रखना, सारे जितने भी एंजाइम हैं, लगभग सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव साइट एट कब? तो बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइसो एंजाइम, तो किसी आइसो एंजाइम का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एक आइसो एंजाइम है। एन एंजाइम फंक्शन बाई, एंजाइम कैसे कार्य करता है? तो डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है?
एक ये एक्टिवेशन मतलब क्या, संक्रियण ऊर्जा, कौन कितना सक्रिय है रिएक्शन करने के लिए। एक ये है दोनों की एनर्जी कितनी है, कितने सक्रिय हैं ये लोग। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को कम कर देगा। जब सक्रिय एनर्जी कम हो जाएगी तो फटाफट से रिएक्शन हो जाएगी और एंजाइम रिएक्शन को करा देगा। द एंजाइम फर्स्ट ऑब्टेन्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में पहला एंजाइम कौन सा था, तो भैया पहला एंजाइम ढूंढा गया यूरिएज एंजाइम। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, जो भैया नॉन प्रोटीन पार्ट है वो तो कोफैक्टर कहलाता है, लेकिन जो प्रोटीन पार्ट है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एपो एंजाइम कहते हैं भाई, ठीक है। अ मेटल आयन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम, तो अभी हमने आपको बताया एंजाइम की ताकत को बढ़ाने के लिए जो कोफैक्टर चाहिए वो क्या है, तो वो कोफैक्टर एक मेटल आयन हो सकता है। तो वो मेटल आयन जो एंजाइम की ताकत को बढ़ाएगा क्या कहलाएगा, कोफैक्टर कहलाएगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज, विटामिन बी के मेंबर कौन से होते हैं, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, ये सारे के सारे जो मेंबर होते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, को एंजाइम होते हैं। कौन कौन से को एंजाइम्स हैं, NAD है, NADP है, FAD है, FMN है, ये सारे के सारे को एंजाइम्स हैं। इनमें से FMN, FAD ये कहां से प्राप्त होते हैं, तो विटामिन B2 से ये प्राप्त होते हैं। एंजाइम्स अकर्स इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ, तो भैया जब एंजाइम जो है कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं तो किस फॉर्म में पाए जाते हैं भाई, तो देखो कोलाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। कोलाइड मतलब गाढ़ा गाढ़ा, गाढ़ा समझते हो, जैसे गोंद है, लेई है, शहद है, ये सब कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइड की फॉर्म में एंजाइम पाए जाते हैं। रिएक्शन बिटवीन एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज, तो जब भी कभी कोई सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के पास क्रिया कराने, मान लिया एंजाइम रिएक्शन कर रहा है सबस्ट्रेट से, क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों मिल जाएंगे, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल का मतलब ये दोनों मिलके ये बनाएंगे और इससे ये बनेगा, यानी एक दूसरे में आदान प्रदान हो सकता है। द फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्या फंक्शन है, तो चेंज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाओं के रेट को बदलना एंजाइम का काम है। द एंजाइम एमाइलेज हाइड्रोलाइज, यानी जब एमाइलेज एंजाइम का जल अपघटन होता है किसके द्वारा, स्टार्च के द्वारा, तब क्या बनता है भाई, सॉरी, द एंजाइम एमाइलेज हाइड्रोलिसिस स्टार्च, यानी जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवाता है एमाइलेज एंजाइम तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। यानी और सरल भाषा में कहें तो स्टार्च से माल्टोज बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए है, एमाइलेज एंजाइम चाहिए है। को एंजाइम इज, तो को एंजाइम क्या होते हैं, को एंजाइम होते हैं यूजुअली विटामिन, यानी ये नॉन प्रोटीन है, इनमें प्रोटीन नहीं होता है। जो दो पार्ट है, एक एपो एंजाइम है और एक दूसरा पार्ट है। एपो एंजाइम वो है जिसमें प्रोटीन है और जिस पार्ट में प्रोटीन नहीं है उसमें विटामिन है, उसे हम लोग को एंजाइम या फिर कोफैक्टर कह देते हैं भाई, ठीक है। फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम, सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम है। द एंजाइम डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले खोजा जाने वाला एंजाइम डायस्टेस एंजाइम सबसे पहले खोजा गया था। एंजाइम्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से, तो ये पॉलीमर हैं एमिनो एसिड के। एन एंजाइम एक्ट्स बाय, कैसे काम करता है, तो रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और इस तरीके से जो एंजाइम है वो रिएक्शन करवाता है। एपो एंजाइम क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, आपको बता चुके हैं। एंजाइम्स कैसे होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक होते हैं जो कार्बनिक रिएक्शनों को करवाते हैं। एपो एंजाइम और को एंजाइम को अगर मिला दोगे, दो पार्ट है, एक एपो एंजाइम जिसमें प्रोटीन है, को एंजाइम जिसमें प्रोटीन नहीं है, तो जब इन्हें मिलाओगे तो वो कहलाएगा होलो एंजाइम। होलो एंजाइम यानी पूरे एंजाइम को हम लोग होलो एंजाइम बोलेंगे। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कौन है, तो जैव जीवों की क्रियाओं को कराने वाले जो उत्प्रेरक हैं वही एंजाइम कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूजेस यूरिया एज सबस्ट्रेट, कौन सा एंजाइम यूरिया को इस्तेमाल करता है रिएक्शन को कराने के लिए, तो यूरिएज एंजाइम, यूरिया से यूरिएज ऐसे करके आप याद रख सकते हो। एंजाइम्स आर इसेंशियल इन अवर बॉडी, एंजाइम्स हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये शरीर में होने वाली क्रियाओं को करवाते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। द सब्सटेंस विच इनएक्टिवेट, जो एंजाइम की क्रियाविधि को खत्म कर दे यार, डीनेचर कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे इरिवर्सिबल इनहिबिटर बोलते हैं, यानी जो उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। जो बढ़ा देता है वो कोएंजाइम कहलाता है और कम करने वाला इनहिबिटर कहलाता है। जाइमेज ऑफ ईस्ट वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड बाय, तो एक आदमी है, बुचनर पढ़ लो, इन्हें बचनर पढ़ लो, इन्हें मेरे भाई अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, ये जाइमेज एंजाइम जो ईस्ट से निकल रहा है भाई, उसे इन्होंने निकाला भी है, अलग भी किया है, तो इसे बुचनर या बचनर हम लोग पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कॉपर, कॉपर किस में पाया जाता है, तो प्लास्टोकाइनिन में कॉपर पाया जाता है।
को एंजाइम NAD और FAD क्या है? तो ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी अपचायक का काम करते हैं। हु इज क्रेडिटेड टू क्रिस्टलाइज यूरेस? जो यूरियस एंजाइम है उसे किसने क्रिस्टलाइज करा? तो समनर उनका नाम है, इन्होंने इसे क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त किया। एन एलोस्टेरिक कंपाउंड, एलोस्टेरिक कंपाउंड क्या होता है? हाँ, सब्सटेंस विच रेगुलेट्स एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम की क्रियाओं को करवाता है, रेगुलेट करता है, उसे हम लोग एलोस्टेरिक कंपाउंड कहते हैं। विद एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा दें, 25 से 35 कर दें, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, जो रिएक्शन होती है, वो कैसी हो जाती है? डबल हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये पेपर में आपको जरूर मिलेगा, तो इसे बिल्कुल भी छोड़ने की गलती नहीं करनी है। एंजाइम्स हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स बट द सेम स्पेसिफिसिटी, अभी वही वाला क्वेश्चन आ गया कि अगर मॉलिक्यूलर, उनका जो आणविक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, लेकिन काम अगर उनका सेम है, जो स्पेसिफिसिटी है वो सेम है, तब उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम कहते हैं भाई, ठीक है। प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है? एपो एंजाइम कहलाता है। नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। हु इंट्रोड्यूस द वर्ड एंजाइम? एंजाइम शब्द किसने दिया? तो कूने ने इनके बारे में बताया। जो मैकालीज मेंशन कांस्टेंट है इक्वेशन का, उसे काहे से लिखते हैं? तो Km से लिखते हैं। लॉक एंड की वाला मॉडल है वो फिशर ने दिया। एंजाइम ऑपरेट्स एट बेस्ट टेम्परेचर, तो 25 से 40 डिग्री होता है। मेन फीचर्स क्या होते हैं? तो ये रिएक्शन के आखिरी में, एंजाइम कौन है? जो सिर्फ प्रेरित कर रहा है, खुद रिएक्शन नहीं कर रहा, तो ये रिएक्शन के आखिरी में वैसे ही बच जाता है। रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, स्पीड को बढ़ाता है, एक प्लेटफॉर्म देता है किसी सबस्ट्रेट को रिएक्ट करने के लिए। प्लेटफॉर्म रिएक्शन नहीं करेगा भैया, जैसे ये बी डिकेडियन जो पूरा एक प्लेटफॉर्म है, ये कैसे काम करेगा? तो ये काम करेगा, आपको उत्प्रेरक का काम करेगा, आपको एंजाइम का काम करेगा। आप यहां पर आओगे, अपने रिजल्ट को बनाओगे, रिजल्ट को बनाने के बाद आप चले जाओगे और हम लोग दोबारा से एज ए कैटालिस्ट, एज ए एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। अभी 1 तारीख से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो लोग भी शाहजहांपुर से देख रहे हो भाई, वो सारे के सारे लोग गूगल पे बी डिकेडियन सर्च कर सकते हो। पिछले 14-15 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, सिर्फ पढ़ाना ही काम है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो यहां पे तो फॉलो ही कर लो भाई। उसके अलावा 1 अप्रैल से नए ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं, 9th से लेके BSc तक। यहां पर कोचिंग भी खुली रहेगी, 1 बजे से शाम को 7 बजे तक आप विजिट भी कर सकते हो। नंबर व्हाट्सएप वाला है 8604507939, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। यहां पर छपे हुए पेपर मिलते हैं, कॉपी मिलती है, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, सीरीजेस होती हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, बहुत सारा पूरा माहौल बना के देते हैं भाई, और मजा कट जाएगा यार। तो जो लोग भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, शाहजहांपुर से हो, क्या करना है भैया? ये नंबर है 86, कॉल मत करना है इस पे, क्योंकि कॉल नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है भाई, ठीक। आप आराम से आओ। 1 तारीख से अभी 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे से हाई स्कूल का, 5 बजे से 12th का बैच जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आराम से आप आके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लेना, यहाँ पे फॉलो कर लेना, बाकी मैसेज कर लेना, रिप्लाई आपको टीम दे देगी भैया, ठीक। हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग एंजाइम्स? तो नोबेल प्राइज किसे मिला? तो अभी हमने आपको बताया, बुचनर नाम की व्यक्ति है, बचनर पढ़ लो, इन्हें बुचनर पढ़ लो। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, काहे के लिए? एंजाइम, पहला फॉर डिस्कवरिंग एंजाइम, एंजाइम को ढूंढने के लिए भाई, ठीक। विच को एंजाइम इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन ट्रांसफर, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने के लिए किस एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं? तो NAD+ है, NADP+ है, ये सारे को एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोजन ट्रांसफर में मदद करते हैं। विच एंजाइम लिंक्स 2 फ्रेगमेंट्स, बता चुके हैं चिल्ला चिल्ला के, 2 एंजाइमों को जोड़ने का प्रोसेस लाइगेशन कहलाता है, और इसके लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? तो उसमें जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, तो नाइट्रोजन प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में कौन कौन होता है? CHON, केवल CHO होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, अगर उसमें नाइट्रोजन भी होगा तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कह देते हैं भाई, ठीक है। एमिनो एसिड कह देते हैं, और एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये दूसरी यूनिट है जिसमें हमने लगभग आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं? लगभग 55-56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। ये जितने भी हैं सारे ब्रह्मास्त्र हैं भाई, और 2 यूनिट आपकी हो गई हैं। कोशिश कर रहे हैं एक तीसरी यूनिट आज शाम तक पब्लिक कर दें। जो भी दिक्कतें हो रही हैं कमेंट करके बताओ। मेरा पूरा प्रयास है, 11 अप्रैल से बच्चों के पेपर हैं, मेरा पूरा प्रयास है 10 अप्रैल तक हम आपको सारा कंटेंट दे दें। फिलहाल अभी तो मार्च खत्म होने में ही 3-4 दिन है, इसमें ही अभी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है बी डिकेडियन BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, ये सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।